बच्चों, कैसे आप सभी। आशा और पूरी विश्वास है कि आप सभी अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीक़ा से कर रहे हैं और अपने जीवन में हर दिन एक नया वैल्यू ऐड कर रहे हैं, एक नए चीज़ों को सीख रहे हैं। और मेरा नाम है सत्येंद्र कुमार और मैं आप लोगों को अप्लाइड फिजिक्स जो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है पार्ट 1 ये पढ़ाने जा रहा हूँ। और आज का जो हमारा लेक्चर है, पिछले हमने कई लेक्चर्स किए। हमने जो फर्स्ट लेक्चर थे यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में हमने सीखा था, फिर वेक्टर के बारे में हमने सीखा था, न्यूटन्स लॉ से रिगार्डिंग सारी चीज़ें हमने सीखी थी, सर्कुलर मोशन सीखा था, हमने बैंकिंग ऑफ ट्रैक वगैरह सीखा था। लास्ट क्लास हमने तो काफ़ी आपको जो है बहुत अच्छे अच्छे वीडियो जो है दिखा के बहुत बढ़िया तरीक़ा से हमने जो है सर्कुलर मोशन को एक्सप्लेन किया था। और अब बारी है हम लोगों को समझने की फ्रिक्शन के बारे में, ठीक है। और आज बारी है क्या समझने की, फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण। ये क्या होता है, घर्षण बल। इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे, अलग अलग तरीके से समझेंगे कि फ्रिक्शन होता क्या है, इसकी डिफिनेशन क्या है, फ्रिक्शन कब लगती है, कैसे लगती है, कितने प्रकार की होती है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को समझना है। और ये सब चीज़ें जो हम लोग समझ रहे हैं, ये अगर आप अपनी सिलेबस को यहाँ देखेंगे ना, आप देखो यहाँ से मैं हमेशा जो है आप लोग को अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ले चलता हूँ। अगर आप अपने सिलेबस को देखेंगे तो ये यूनिट 3 के अंदर जो आपका ये वर्क एंड पावर है, पावर एंड एनर्जी है यूनिट 3 के अंदर, यहाँ आपको देखने को मिलेगा एक टॉपिक फ्रिक्शन, ठीक है। यहाँ पे इस फ्रिक्शन के बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और जब फ्रिक्शन हम लोग कंप्लीट करेंगे तो इन सब वर्क और एनर्जी को साथ लेके हम लोग चलने वाले हैं, ठीक है। लेकिन फ्रिक्शन की हम लोग को ज़रूरत है, इसीलिए हम सबसे पहले फ्रिक्शन को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो आप लोग एकदम कमर सीधी करके तैयार हो जाओ, क्योंकि आप लोगों को दौड़ना है, चलना है, बहुत दूर तक जाना है, ज़िंदगी में बहुत चीज़ें हासिल करनी है। और जब बहुत दूर तक चलना है ना, तो आपकी कमर सीधी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हड्डी, रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होगी ना, आप बहुत दूर तक नहीं चल पाएंगे। तो आप बैठ जाओ बढ़िया से। और आज हम घर्षण के बारे में, फ्रिक्शन के बारे में आज हम सीखते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये आपके लिए फ्रिक्शन, ठीक है। ये फ्रिक्शन हम स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि आखिर फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन, ओके, थोड़ा सा इसको कम कर ले, है ना, 4 पे। चलो, फ्रिक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं घर्षण। घर्षण का एग्जाम्पल आपने ऐसे से रगड़ो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। जब रब कर रहे हैं हाथ को तो क्या हो रहा है, फ्रिक्शन यहाँ पे जनरेट हो रहा है अपने आप, ठीक है। ये चीज़ है। अब यहाँ पर क्या है, फ्रिक्शन फोर्स जो घर्षण बल है, ये लगती कब है किसी बॉडी पे। तो आप कहेंगे सब रगड़ेंगे तो लगेगी, सही बात है। एक्चुअली क्या होता है कि जब कोई पार्टिकल मोशन में होता है, ध्यान से सुनना, जब कोई पार्टिकल, जब कोई बॉडी किसी बॉडी पे मोशन में हो या मोशन की टेंडेंसी में हो, दो बातें हैं। जब कोई पार्टिकल या तो मोशन में हो या मोशन की टेंडेंसी में हो, तभी उस बॉडी पे मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन काम करता है। कब काम करता है, व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट, व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन, जब आपके बॉडी क्या हो, मोशन में हो। और हैव टेंडेंसी ऑफ मोशन, जब कोई बॉडी मोशन में हो या उसके पास मोशन की टेंडेंसी हो, यानी कि मूव नहीं कर रहा है, सिर्फ टेंडेंसी है, देन एन अपोजिंग फोर्स। कौन सा फोर्स, अपोजिंग, जो उसको विरोध करेगा, अपोजिंग फोर्स एक्टिंग along the surface, ALONG, along the surface। ध्यान से समझना इसको। When a body is in motion, जब बॉडी या तो मोशन में हो और have tendency of motion, या फिर मोशन की टेंडेंसी हो। कैसे हो, ऐसे देखो यहाँ ध्यान से, ये बॉडी है, ये बॉडी भाई मोशन में है, क्लियर है कि बॉडी मोशन में है, इस वाले सरफेस पर, रफ सरफेस पर, तो ये मोशन में है। और ये क्या है, एक इंक्लाइंड सरफेस है, ऐसे उठा हुआ है, इसके ऊपर कोई चीज़ रख दिया गया है। ये मोशन में तो नहीं है, लेकिन इसके पास इधर मोशन की टेंडेंसी है,
देखो आ गया दोनों ना, टेंडेंसी है। दोनों परिस्थिति में एक अपोजिंग फोर्स काम करता है। अपोजिंग का मतलब क्या हो गया, उल्टा। उल्टा अपोजिंग मतलब ये मोशन इधर है तो इधर एक फोर्स काम करेगा। along द सरफेस, सरफेस के along अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स, और ये सरफेस ऐसा है ना तो ये मोशन की इधर है तो फ्रिक्शन ये वाली एक काम करेगा। दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। इसी को क्या कहा जाता है, फ्रिक्शन फोर्स कहा जाता है। समझ में आई क्या, इसी को क्या कहा जाता है, फ्रिक्शन फोर्स कहा जाता है। यानी कि यही आपका फ्रिक्शन फोर्स है, यही आपका फ्रिक्शन फोर्स है। क्लियर हो गई बात। फ्रिक्शन फोर्स कब लगता है, जब कोई बॉडी या तो मोशन में हो या मोशन की टेंडेंसी हो उसके पास, ये दोनों एग्जाम्पल सफिशिएंट है आपको इस बात को समझने के लिए। तब उस बॉडी पे सरफेस के अलोंग अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स काम करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर है। यानी फ्रिक्शन फोर्स तब लगता है जब बॉडी या तो मोशन में हो या फिर मोशन की टेंडेंसी में हो। मोशन की टेंडेंसी का मतलब वो चल नहीं रहा है, उसके पास चलने की टेंडेंसी है, मतलब बॉडी रुका हुआ है। ठीक है। कुछ एग्जाम्पल जैसे कि हम जो आपके लिए कलेक्ट किए थे यहाँ पे कुछ फोटोज आप देखेंगे ना तो शायद आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ये देख लो आप, ठीक है ना, ये भी आप देख सकते हैं। देखो इधर की तरफ है, पुशिंग फोर्स ऐसे लग रहा है तो ये चल ऐसे रहा है तो फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है इस पे। ठीक है, ये सब कुछ कुछ चीज़ें हैं फोटो जो हम आपके लिए कहीं कहीं से ऐसे कलेक्ट करके लाते हैं कि आपको समझ में आ जाए। ये देखो आपका शेयरिंग फोर्स है। ठीक है, ये डायरेक्ट मैं इंटरनेट कनेक्ट करके, ये देखो शेयर रिएक्शन फोर्स इधर की तरफ है तो फ्रिक्शन फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। ये इसको ऐसे खींच रहा है, ठीक है, खींच रहा है इसको ऐसे की तरफ, मोशन है इसका तो फ्रिक्शन इधर की तरफ काम कर रहा है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें अगर आप लिख देंगे ना, बना देंगे तो काम चल जाएगा आपका। क्लियर है बात। अब मैंने यहाँ पे एक बात आप लोगों से बोला, क्या बोला, दो कंडीशन में फ्रिक्शन लगेगा, जब बॉडी रेस्ट में हो लेकिन मोशन की टेंडेंसी हो, मतलब रेस्ट में भी लगेगा। मतलब अगर हम टाइप्स ऑफ मोशन की अगर हम बात यहाँ से करते हैं, टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन के प्रकार। एक होता है जिसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट में हो। यानी ये कब हुआ, हमने बोला कि दो कंडीशन में फ्रिक्शन लगता है, या तो बॉडी चल रहा हो या चलने के कगार पे हो, टेंडेंसी हो। तो ये टेंडेंसी वाली है। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है कि व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट, जैसे बॉडी क्या है, रेस्ट में है, एंड हैव टेंडेंसी टू मूव। ये बॉडी रेस्ट में है लेकिन इसके पास मूव करने की टेंडेंसी है, ठीक है ना। देन स्टैटिक फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन इट, तब इस पे क्या होता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता है। ठीक है, तब इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता है। ये जैसे कि ये वाली है ना, ये वाली जो मैंने अभी आपको बताया, एक अनदर एग्जांपल्स हम आपको समझा रहे हैं इसको समझने के लिए। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या वैल्यू होता है। देखो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, ये आपका एक टेबल है और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ब्लॉक ले लेते हैं और एक ये पुल्ली है, ठीक है ना, इसके माध्यम से यहाँ पे एक तराजू रखा हुआ है और इस पे हम कुछ वजन जो है बढ़ा रहे हैं। इस पे हम क्या कर सकते हैं, कुछ वेट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसको पैन बोला जाता है। ये अब ये देखो रफ है, ये सरफेस कैसा है, रफ है, ये सरफेस रफ है। देखो दो तरह का सरफेस होता है, एक रफ होता है, एक स्मूथ। स्मूथ मतलब चिकना, उसमें फ्रिक्शन काम नहीं करता है, तो ये रफ है। देखो ये यहाँ पे जब कुछ लोड है, ये पैन में कुछ लोड यहाँ पे डाला हुआ है, क्या डाला हुआ है, लोड है, तो ये इधर की तरफ खींचेगा तो ये भी इधर की तरफ खींचेगा। मतलब ये अभी रेस्ट में ही है, ये अभी रेस्ट में ही है, लेकिन इसके पास इधर की तरफ चलने की टेंडेंसी है, इसके पास इधर की तरफ चलने की टेंडेंसी है कि नहीं है, बताओ। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन काम करेगा, अभी चल नहीं रहा है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन काम करेगा ना, इस फ्रिक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। इसको हम लोग समझने के लिए एक हम लोग चार्ट लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, देखो यहाँ पे हम फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। इसको समझने के लिए ये एक हम कंडीशन लेते हैं कि ये
आपका एक बड़ा सा हैवी बॉडी है, ठीक है, और ये बॉडी बिल्कुल रेस्ट में है, रेस्ट में है, और इस पे अब हम फोर्स को अप्लाई करना शुरू किए हैं, फोर्स को अप्लाइड करना शुरू किए हैं। ये रफ सरफेस है, ये कौन सी सरफेस है, रफ सरफेस है, और इस पर हम लोग फोर्स अप्लाई किए हैं, ठीक है, ये चीज़ समझो। यहाँ पे हम चार्ट बनाते हैं, यहाँ पे हम एफ अप्लाइड लिखते हैं कि हम कितना फोर्स अप्लाई किए हैं ठीक है, और हम स्टेट लिखते हैं, ये फोर्स अप्लाई करने से बॉडी में क्या हुआ है, चल रहा है या रुका हुआ है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्रिक्शन का वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हुआ है। देखो अभी हम एफ अप्लाइड 0 रखे हुए हैं, मतलब इस पर हम कोई अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो हमारा स्टेट क्या होगा, रेस्ट में होगा। और हमने बताया कि फ्रिक्शन तभी काम करता है जब बॉडी या तो चलता है या चलने के कगार पे होता है। तो यहाँ पे तो क्या है कि जब फोर्स अप्लाइड नहीं हो रहा है तो बॉडी तो ऐसे ही रुका हुआ है, तो ना चलने के कगार पे है ना चल रहा है, तो फ्रिक्शन 0, यानी कि ये फ्रिक्शन भी यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब हम फोर्स को अप्लाई कर दिए हैं, ठीक है, अब इस फोर्स को हम 2 न्यूटन कर दिए हैं बढ़ा के, जैसे कि कोई टेबल है ना, इसको हम हल्का सा पुश करना शुरू किया, तो क्या लगता है कि आपको ये चलने लगेगा क्या, अभी नहीं चला, मतलब फोर्स लगाया 2 न्यूटन का लेकिन नहीं चला, अभी भी रेस्ट में ही है, अभी भी क्या है, रेस्ट में ही है। मतलब ये जो हम 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे उसको कौन बैलेंस कर लिया, इधर था फोर्स तो इधर आके आपको फ्रिक्शन बैलेंस कर लिया, मतलब इस कंडीशन में फ्रिक्शन 2 न्यूटन हो जाएगा, जितना अप्लाई किए उसी के बराबर, क्योंकि रेस्ट में है। फिर हम क्या किए कि थोड़ा सा और धक्का लगाए और फोर्स को 5 न्यूटन कर दिए, ठीक है। अब 5 न्यूटन करने के बाद भी हम देख रहे हैं कि भाई ये चल नहीं रहा है, मतलब इस 5 न्यूटन को कौन बैलेंस कर रहा है, फ्रिक्शन, यानी कि इस बार फ्रिक्शन कितना है, 5 न्यूटन है। और थोड़ा सा जोर से धक्का लगाए, 10 न्यूटन कर दिए, और जैसे ही 10 न्यूटन किए तो ऐसा लगा कि अब ये हिलने डुलने लगा है, मतलब अब ये चल जाएगा, मतलब अब क्या हो गया, ये अबाउट टू मूव, मतलब मूव करने के ये कगार पे आ चुका है ये, ठीक है, लेकिन मूव नहीं कर रहा है, मूव करने के कगार पे आ चुका है। तो अब यहाँ पे जो है ना फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन होगा। लेकिन अब जैसे हम 10 न्यूटन से आगे बढ़े, 11 न्यूटन का हम जैसे ही फोर्स किए, हुआ यूं कि ये जो है ना अब मोशन में आ गया, अब ये किस में आ गया, मोशन में आ गया। अब फ्रिक्शन कितना होगा, यहाँ तक अगर आप देखेंगे ना, यहाँ से यहाँ तक का, तो ये स्टैटिक था, रुका हुआ था, स्टैटिक फ्रिक्शन था ये, क्लियर है बात। यहाँ तक क्या था, स्टैटिक था, लगाए 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 10 पे गए सर अब चलने लगेगा, मतलब यहाँ तक तो रुका हुआ है ना। और मैक्सिमम जो स्टैटिक है यही है ना, ये क्या है, ये मैक्सिमम स्टैटिक है, ये मैक्सिमम स्टैटिक है, इसके बाद ये स्टैटिक रहेगा नहीं, इसके बाद ये वाली कंडीशन में डायनामिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायनामिक, मतलब ये चलने लगेगा, या कैनेटिक हो जाएगा, इसको बोल दें क्या, कैनेटिक हो जाएगा ये, इसके बाद ये चलने लगेगा। मतलब यहाँ तक जो फ्रिक्शन था स्टैटिक था, ये जो मैक्सिमम स्टैटिक का वैल्यू 10 न्यूटन इस केस में था, और इसके बाद चलने लगेगा। जब चलने लगेगा तो फ्रिक्शन कितना होगा, देखो कितना होगा पता नहीं, लेकिन जो भी होगा 10 न्यूटन से कम होगा, क्योंकि आपको पता है ना कि जब आप साइकिल चलाते हैं तो जब एक बार चलने लगता है उसके बाद आपको कम फोर्स लगाना पड़ता है, तो स्टार्ट करना मुश्किल होता है, यानी 10 न्यूटन पे स्टार्ट हो गया, उसके बाद जब चलने लगा तो इसका फ्रिक्शन कम लगेगा, और इसको बोला जाता है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। ये जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट से हमको कुछ बातें समझने को मिली। पहला क्या समझने को मिला कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, जो स्टैटिक स्मॉल एफ है, स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है वो फोर्स अप्लाइड के बराबर होता है। स्टैटिक का वैल्यू क्या होता है, एफ अप्लाइड के बराबर होता है, ठीक है ना, यानी कि वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वैल्यू ऑफ static friction will be equal to applied force। ये किसके बराबर होता है, ये applied force के बराबर होता है, क्लियर है बात। यानी कि जब तक बॉडी रुका हुआ है हम जितना फोर्स लगाएंगे उसका स्टैटिक उतना ही होगा, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही होगा। एक और चीज देखें कि जो ये था ना आपका, जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है ये वाली, इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको क्या कहा जाता है,
ये इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाता है, ठीक है, इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। क्लियर है बात? ये चीज तो आपसे पूछा जाएगा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, एफ लिमिटिंग क्या होता है, तो इसका मतलब है कि एफ स्टैटिक का जो मैक्सिमम वैल्यू है, एफ स्टैटिक का जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाता है, ठीक है, इससे ज़्यादा स्टैटिक नहीं लगेगा। अब एक चीज़ है कि एफ स्टैटिक का मैक्सिमम वैल्यू क्या निकालेंगे, देखो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, या फिर ऐसे आप अकॉर्डिंग टू न्यूटन भी या फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ये सारा तो न्यूटन्स का ही लॉ है। देखो क्या है कि फ्रॉम एक्सपेरिमेंट से ऐसा पाया गया कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल फोर्स के। किसके? नॉर्मल फोर्स के। आप याद करो एक वक्त हम नॉर्मल फोर्स बताए थे जब टाइप ऑफ फोर्स बता रहे थे, ठीक है, हालांकि अभी भी ये चीज़ चलेगा, हम समझाते चले जाएंगे नॉर्मल के। यानी कि एफ जो स्टैटिक है एस का मैक्सिमम वैल्यू है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया नॉर्मल का मतलब एन, ठीक है, यानी एफ जो स्टैटिक है उसका मैक्सिमम वैल्यू होता है, जब ये साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग म्यू बोलते हैं, ये म्यू एन, ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू है म्यू एन के बराबर। यहाँ पे म्यू क्या है आप नीचे लिखो कि वेयर म्यू को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। ऐसे तो बहुत सारे बुक में ऐसे म्यू एस लिखा रहता है, छोटा सा एस मतलब स्टैटिक, इसको कहा जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, ठीक है। और नॉर्मल का वैल्यू किसके बराबर होता है, जब इन सीधा प्लेन है तो एम जी के बराबर। किसके बराबर? एम जी के बराबर। तो अगर आपको स्टैटिक, ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालना है ना कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालना है तो आप फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे म्यू एस इंटू एन, जहाँ पे म्यू एस क्या है, म्यू एस दिया रहेगा आपको, ठीक है। म्यू एस क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, और ये जो म्यू एस है डिपेंड करता है किस पे? म्यू एस डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सरफेस। ये किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सरफेस, यानी कि सरफेस कैसा है, रफ है या प्लेन है। अगर रफ है सरफेस, अगर रफ सरफेस है, ठीक है, तो म्यू एस का वैल्यू क्या होगा? ज़्यादा होगा। ये क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर स्मूथ है, ये स्मूथ सरफेस है, तो म्यू एस का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो के बराबर होगा। और जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो जीरो से लेके 1 के ही बीच में होता है। तो ये आपके बुक में दिया रहेगा कि म्यू एस का वैल्यू कितना है, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है, क्योंकि ये फ्रिक्शन कितना लगेगा ना ये डिपेंड करेगा आपका सरफेस कैसा है, नेचर। अगर ज़्यादा रफ सरफेस है तो ज़्यादा फ्रिक्शन, अगर कम है तो कम। तो ये डिफाइंड कौन करेगा? ये म्यू एस करेगा, ठीक है। और नॉर्मल कैसे निकालते हैं ये देखो, जैसे कि ये बॉडी है, ठीक है, आप ये देख लो, इधर की तरफ ये मोशन में है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो नीचे एक फोर्स काम करेगा mg। क्या काम करेगा? mg। इसको वेट बोलते हैं, mg को क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। यहाँ पे ये m तो मास है और g का वैल्यू 9.8, और ये नीचे ये इस पे फोर्स लगाएगा तो ये भी एक फोर्स ऊपर लगाएगा, इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। और इस केस में यहाँ पे नॉर्मल इक्वल टू क्या है? mg के बराबर हो गया, ऊपर नीचे बैलेंस रहेगा। मोशन इधर है तो फ्रिक्शन इधर रहेगा, तो फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है ना स्टैटिक का वो किसके बराबर होता है? म्यू एस, जो कि दिया रहेगा इनटू नॉर्मल, यानी कि म्यू के जगह म्यू एस के जगह पे तो रहेगा और नॉर्मल की जगह पे एम जी आ जाएगा, तो यानी कि म्यू एस एम जी स्टैटिक फ्रिक्शन का ये मैक्सिमम आपका वैल्यू होता है, ठीक है। तो इसको आप लोगों को क्या करना है, समझ के अच्छे तरीक़ा से ना इसको याद कर लेना है, इसको प्रैक्टिस करना है एक्चुअली इन सब चीज़ों को, जो भी चीज़ यहाँ पे आप लोगों को बताया गया। देखो ये जो आपको एक्सपेरिमेंट समझाया गया यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में, फ्रिक्शन और ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो आप लोगों को समझाया गया कि कैसे स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता है, स्टैटिक का मतलब रेस्ट होता है, इन सब चीज़ों को आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। हो सके अगर आसपास पड़ोस में कोई दोस्त है तो आप ग्रुप डिस्कशन भी इन सब चीज़ों पर कर सकते हैं कि देखो ऐसे ऐसे ये चीज़ होता है, और रियलाइज भी आप लोगों को करना ही करना है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और दूसरा, अब तो स्टैटिक हो गया, लेकिन दूसरी बात क्या हो गई, अब आप समझेंगे कैनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। जो दूसरा टाइप ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या है? कैनेटिक फ्रिक्शन।
ठीक है, ये क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन कब काम करता है, जब बॉडी मोशन में होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन कब काम करता है, जब बॉडी रेस्ट में होता है। किस में होता है, रेस्ट में होता है, उसके पास सिर्फ मोशन की टेंडेंसी होती है। बॉडी रेस्ट में होता है लेकिन मोशन की टेंडेंसी होती है, तो स्टैटिक। लेकिन काइनेटिक है तो काइनेटिक का मतलब होता है कि जब बॉडी मोशन में होता है। तो ये क्या होगा, फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन मूविंग बॉडी इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन बोला जाता है। जैसे यहाँ पे देख लो, ये बॉडी ऑलरेडी मोशन में है, ये ऐसे मूव कर रहा है, मोशन में है, तो इस समय जो फ्रिक्शन लगेगा इसको हम लोग बोलेंगे एफ के, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन। और इसका जो वैल्यू होता है वो जैसे आप लिखे थे वैसे ही म्यू इंटू नॉर्मल, इसका भी, बट यहाँ पे म्यू के हो जाएगा। ठीक है, चूंकि काइनेटिक ये म्यू के और नॉर्मल वैसे ही रहेगा। यहाँ पे म्यू के क्या हो जाएगा, वेयर जो म्यू के है ये इक्वल हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। इसको हम लोग, इसका भी वैल्यू दिया रहेगा। ये भी डिपेंड करता है आपके किसके, सरफेस पर डिपेंड करता है। तो जब बॉडी मोशन में होता है तब काइनेटिक फ्रिक्शन। एक चीज़ और है, जो काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है ये छोटा होता है स्टैटिक से, याद रखना है। काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू के का वैल्यू म्यू एस से छोटा होता है, इसीलिए जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, ध्यान दो, एफ के होता है, ये छोटा होता है एफ एस के मैक्सिमम वैल्यू से, यानी स्टैटिक के मैक्सिमम वैल्यू से काइनेटिक फ्रिक्शन छोटा होता है। अभी देखो यहाँ पे ये बताया गया था, एक्सपेरिमेंट में भी आप देखे थे। देखो ये 11 न्यूटन जब फोर्स लगा, ये मोशन में आ गया, तो ये काइनेटिक हो गया। काइनेटिक में जो वैल्यू है ना, स्टैटिक 10 से छोटा होता है जब हम लोग किस में जाते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन में जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये सब पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। अब अगर हम लोग ग्राफ खींचते हैं, एफ अप्लाइड कितना फोर्स अप्लाइड हुआ है और फ्रिक्शन में, इस पे हम लोग एफ अप्लाइड लेते हैं। ठीक है, इस पे हम लोग एफ अप्लाइड लेते हैं और इस पे हम लोग फ्रिक्शन लेते हैं। ठीक है, ये देखो, अगर ये यहाँ पे अप्लाइड कितना है, 0 है, तो ये जैसे जैसे हम लोग ये बढ़ाते चले जाते हैं यहाँ से, ये देखो, तो यहाँ पे क्या हो गया, स्टैटिक हो गया और स्टैटिक से थोड़ा सा कम हो गया। ये आपका क्या हो गया, स्टैटिक का मैक्सिमम वैल्यू हो गया फ्रिक्शन का, एफ एस मैक्स हो गया, और इनसे थोड़ा सा क्या हो गया, कम हो गया आपका काइनेटिक। तो ये आपको ग्राफ होता है किसका, फ्रिक्शन का और अप्लाइड फोर्स के बीच में। तो ये था हमारा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है और क्या था, काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन, कैसे काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता है। ठीक है, इससे रिगार्डिंग तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो अभी हम आप लोगों को बताए फ्रिक्शन के बारे में, ये चीज़ें तो एकदम दिमाग में फिट होके बैठ जानी चाहिए आप लोगों को कि फ्रिक्शन कब काम करता है, कैसे काम करता है। ठीक है, एक दो और हम एग्जांपल बताते हैं कि कैसे निकालते हैं। अब मान लो कि ये हम स्टैटिक, ये एक बात कर रहे हैं, ये इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, ये एंगल क्या है, थीटा है, और इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, तो बताना है कि फ्रिक्शन कितना होगा। तो आप देखो कि यहाँ पे ये इधर नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg लगेगा, वेट जिसको बोलते हैं mg। तो देखो mg का जो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा ना इधर के तरफ, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, और ये वाला देख लो ये, तो ये फिर से थीटा हो जाएगा। तो mg का इधर कंपोनेंट mg cos थीटा, याद करो वेक्टर को, mg का इधर mg cos थीटा, तो इधर क्या हो जाएगा mg sin थीटा। mg नीचे की तरफ लगता है, सिर्फ नीचे की तरफ डाउनवर्ड, ये थीटा है इंक्लाइंड, ये इंक्लाइंड प्लेन है। ये जितनी बात है ना, रफ हम सरफेस की बात कर रहे हैं, तो ये mg है तो इधर हो जाएगा mg sin थीटा, इधर हो जाएगा mg cos थीटा। क्लियर है। अब ये देखो ये सरफेस है, तो मोशन की टेंडेंसी इधर है, तो फ्रिक्शन किधर काम करेगा, इधर काम करेगा पक्का। और ये इसके ठीक ऊपर क्या काम करेगा, नॉर्मल काम करेगा। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अगर कोई भी सरफेस है, देखो ये है ना, ये रखा हुआ है, तो नॉर्मल ठीक इस पे 90 डिग्री बना के होगा हमेशा। अगर ये सरफेस ऐसा है तो यहाँ पे जो नॉर्मल होगा ना आपका, इस पे 90 डिग्री बना के होगा, ठीक ऐसा। ठीक है, ये 90 डिग्री बना के होगा नॉर्मल।
समझ में आ रही है? तो यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा। अगर आप इनको बैलेंस करोगे, अभी अगर अभी ये रुका हुआ है, ये अगर अभी रेस्ट में है, तो ये वाला किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर। यानी कि यहाँ पे जो नॉर्मल हो जाएगा ये इक्वल हो जाएगा एम जी कॉस थीटा के। ठीक है। और चूंकि रेस्ट में है, तो रेस्ट में है तो ये क्या हो जाएगा? तो रेस्ट में मैक्सिमम पे तो है नहीं, तो ये जो एफ है वो किसको बैलेंस कर लेगा? एम जी साइन थीटा को। ठीक है, ये इसको बैलेंस कर लेगा। तो नॉर्मल हम लोग ऐसे ही निकालते हैं। लेकिन अगर यहाँ से पूछा जाएगा कि स्टैटिक का मैक्सिमम कितना हो सकता है, स्टैटिक का मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो आंसर हो जाएगा सर म्यू एस इंटू नॉर्मल। ये अभी लग रहा है एफ इसके बराबर अप्लाइड, लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो म्यू एस इंटू एन, यानी कि म्यू एस तो दिया रहेगा और नॉर्मल किसके बराबर हो गया? एम जी कॉस थीटा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। ये सब चीज़ें ना ऐसे करके आपको बैंकिंग ऑफ ट्रैक में यूज होगा। जब अभी हम लोग पढ़े थे ना कि इससे पहले वाले लेक्चर में जब सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे तो बैंकिंग ऑफ ट्रैक पढ़े थे, सेंटीपिटल फोर्स, तो वहाँ पे यूज होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको इस्तेमाल होने वाली है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, ये चीज। तो ये हमारा था क्या? स्टैटिक और डायनामिक। एक जो और टाइप का फ्रिक्शन होता है तो डिफाइन करते हैं हम लोग, स्लाइडिंग, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और दूसरा टाइप का जो फ्रिक्शन होता है इसको कहा जाता है रोलिंग फ्रिक्शन। बहुत आसान है ये, जब बॉडी स्लाइड करता है एक दूसरे के ऊपर। ठीक है ना, व्हेन बॉडी स्लाइड over another body, then friction acting on it in called sliding friction। क्या बोला जाता है इसको? स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। ऐसे देख लो आप, जैसे ये है, अब इसको कोई पुल कर रहा है, तो पुल कर रहा है तो इस पर फिसलेगा ही ना, तो यहाँ जो फ्रिक्शन लगेगा उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। लेकिन जब यही चीज जब रोल करेगा, व्हेन बॉडी स्लाइड नहीं, रोल ओवर अनदर बॉडी, यहाँ पे क्या लिख लेना है? स्लाइड के जगह पे सिर्फ रोल लिख देना है कि जब व्हेन बॉडी रोल ओवर अनदर बॉडी, जब क्या करेगा? रोल करेगा, घूमेगा, तब इसको क्या कहा जाएगा? रोलिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ लिख लेना है, जैसे ये वाला देख लो, ये है, अब ये ऐसे करके रोल कर रहा है, ऐसे करके घूम रहा है, तो घूम रहा है तो ये वाला इधर की तरफ जाएगा, तो फ्रिक्शन यहाँ पे इधर काम करेगा। फ्रिक्शन क्या होगा? इधर काम करेगा। इसका एक और देखो, जैसे एग्जाम्पल, आप जैसे कि ये सरफेस है, और ये बताओ कि ये हम लोग जब चलते हैं, ठीक है ना, कोई भी जब चलता है तो अपने पैर को ऐसे करता है ना, जैसे ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जैसे ये देख लो, यहाँ पे है ऐसे करके, ठीक है, ये इधर वाली नहीं, इधर वाली नहीं, ये ऐसे हम लोग करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि पीछे अपने पैर को ये स्लिप करवाते हैं, पुल करने की टेंडेंसी है, पीछे की तरफ स्लिपिंग टेंडेंसी है ऐसे करके, तो फ्रिक्शन क्या होगा? आगे की तरफ होगा। ये तो बहुत सारी केसेज ऐसे आएंगे जहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो व्हाट इज स्लाइडिंग एंड व्हाट इज रोलिंग? जब बॉडी एक दूसरे पे स्लाइड करता है तब फ्रिक्शन, और जब देखो ये रोल कर रहा है, ये क्या कर रहा है? रोल कर रहा है, तो इस कंडीशन में जो फ्रिक्शन है वो कौन सा है? रोलिंग फ्रिक्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है ना, ये जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है, रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है मतलब क्या है कि जब रोल होगा ना तो कम फ्रिक्शन लगेगा, और जब स्लाइड होगा ना तो ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा। मतलब रोल होगा तो कम अपोजिशन है, स्लाइड होगा तो ज़्यादा अपोजिशन है। तो बताओ कौन सा काम आसान है, रोलिंग या स्लाइडिंग? तो आंसर है कि सर बहुत सिंपल है, रोलिंग आसान है, क्योंकि उसमें कम पोजिशन है। सो रोलिंग इज ईजियर देन स्लाइडिंग, ईजियर देन स्लाइडिंग। इसीलिए रोलिंग क्या है? इससे ज़्यादा आसान है, किसके? स्लाइडिंग से। तो आपसे पूछा जाएगा रोलिंग आसान क्यों है? क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। बाकी आगे भी हम लोग इसके बारे में देखते रहेंगे, जैसे जैसे रोटेशन चैप्टर आपके पास आएगा, अलग अलग चीज़ें आएंगी, ये आपकी साथ तो कभी नहीं छोड़ने वाली। हम कह रहे हैं ना कि एक एक चीज़ों को आप लोग को अच्छे से देखना है, चाहे न्यूटन्स लॉ हो, चाहे फ्रिक्शन हो, चाहे सर्कुलर मोशन हो, कोई भी आपका साथ नहीं छोड़ने वाला है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इन सब का यूज और ज़्यादा बढ़ते चला जाएगा, तो इसमें बाकी चीज़ें भी हम और जल्दी जल्दी आपको क्लियर करते चले जाएंगे। तो लेकिन
आगे वही बढ़ेगा, वही बच्चा जो हर लेक्चर को ध्यान से पढ़ेगा, कभी स्किप नहीं करेगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं इन सब चीजों को। देखिए आप, फ्रिक्शन, ठीक है, देखो ये हमने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझा था स्लाइडिंग और रोलिंग को। फिर हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ समझा था, स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू को हमने यहाँ समझा था, और स्टैटिक का हमने फॉर्मूला निकाला था म्यू एस इंटू एन। ठीक है, फिर ये म्यू एस के बारे में है, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। फिर हमने यहाँ पर नॉर्मल आपको सिखाया था। फिर हमने कैनेटिक फ्रिक्शन के बारे में यहाँ समझा था, और ये बताया था कि देखो कैसे जो है ना अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन के बीच कैसा ग्राफ होता है। और ये हमने एक इंक्लाइंड प्लेन में आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालना सिखाया था, और ये आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन है और रोलिंग फ्रिक्शन है, और स्लाइड रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो छोटा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, मिलते हैं हम फिर एक नए उत्साह और नए जोश और जुनून के साथ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोगों को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।